जमील साहब, अगर कहा जाए मुस्बत पेशरफ्त है तो गलत नहीं होगा। कैदियों के तबादले पर बात हुई है, क्या कहेंगे आप? ये तो देखा जाए कि एक उम्मीद की एक किरण है, लेकिन इससे पहले तो जो बर्बादी और तबाही होनी थी, इजराइल जो चाहता था और आगे जो करना चाहता है, वो तो सारा का सारा प्लान है। और इजराइल जो करना चाहता था वो कर भी चुका और जारी रखेगा। ये तो सिर्फ कैदियों की रहाई का है ना, दोनों साइड से। अच्छा है, फलस्तीनी कोई 5-6 हज़ार के करीब कैदी हैं, औरतें, बच्चे, मर्द सारे। और इस गजा वार के दौरान तो और इन्होंने पता नहीं कितने कैदी बना लिए हैं। तो अगर वो सारे जिस तरह पिछले उनमें जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स थी हमास और इजराइल की, उसमें भी हमास ने एक के बदले में 100 अपने कैदी छुड़वाए थे। इसी तरह रेशो रहा। तो इस दफ़ा भी अगर सारे कैदी छूट जाएं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो इस वक्त तेवर नज़र आ रहे हैं इजराइल के, और इजराइल के जो सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, उसके तेवर देखते हुए ये महसूस होता है कि क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इमारतें खंडरात बन चुकी हैं, जो बाकी आधी बची हैं, तो हम सारों को पता है कि बम्बार्डमेंट के बाद जमील साहब, जो सूरत हाल है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि जहन्नुम से तशबीह दी गई है इस वक्त गजा की सूरत हाल को। हाँ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के तो एक सेक्रेटरी जो WHO है, उसके एक डायरेक्टर जनरल ने कहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा की असल तो ताकत सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल में ताकतवर लोग जो हैं वो 5 वो परमानेंट मेंबर हैं। तो वो 5 परमानेंट मेंबर जब तक इत्तफाक न करें सीज फायर पर, जब तक इत्तफाक न करें इस मसले को हल करने पर, और उनको जब तक कि उनकी ज़मीर बेदार ना हो कि जो उन्होंने अपने ही कानून बनाए, यानी सिक्योरिटी काउंसिल ने जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पास किए 242 और उसके अलावा 1397 और उसके अलावा 1115, इन तमाम रेजोल्यूशन को ताकत हासिल है इंटरनेशनल कानून की। तो उसकी तो इजराइल ने उड़ा दिया धज्जियां। अगर उस पर इतना सीरियस होते ये ममालिक तो उस पर अमल दरामद करा लेते। यूक्रेन में तो बड़ा रोना रोते हैं। ईस्ट तिमोर में मैं खुद तैनात था, वहां उन्होंने वार क्राइम का सिलसिला शुरू कर दिया इंडोनेशिया के खिलाफ। पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बुला रहे हैं, वारंट जारी कर दिया। और जब यहाँ बात आती है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उस लिहाज से और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस लिहाज से बड़ी अच्छी बात की। और हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम जो कि इस बात की गम्माज़ी करता है कि पाकिस्तान का क्या है, हमारा पॉलिसी इस वक्त क्या है। ज़ाहिर है कायदे आज़म के वक्त से पॉलिसी चली आ रही है फ़लस्तीनियों को का साथ देने की, क्योंकि कश्मीर में जो मामला चल रहे हैं उसमें काफ़ी मुबासलत है जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है। तो पाकिस्तान ने तो साथ देना है। और मुनीर अकरम जो हमारे वहाँ एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बात की जो मैं कई मरतबा आप लोगों के चैनल पे कर चुका हूँ कि इजराइल नहीं रुकने वाला। वो तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, गाजा पे कब्जा करके वहाँ की आधी आबादी उसने पहले ही धकेल दी है बाहर, और बाकी आधी आबादी को धकेलना चाहता है। इजिप्ट से बात की है उन्होंने, और एक उनके 10 सफ़ों का सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है वो लीक हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको इस तरह हाका जाए, निकाला जाए गाजा से, और इनको एक पूरा शहर इजिप्ट में सनाए में बना के और बसा दिया जाए, ताकि वो जो ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट है उसके तहत गाजा को भी कब्जा करें। और आगे जाके जाहिर है बाकी जो नाइल और यूफ्रेट में के दरमियान, दोनों दरियाओं के दरमियान में जगह हैं, बहुत सारे ममालिक उसमें आ जाएंगे। तो ये इसकी बुनियाद रखी गई 1897 में, जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई। तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इजराइल को बनाया जाएगा, जो कि बन गया। और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इसके साथ साथ ग्रेटर इजराइल का भी हम वो मकसद हल करेंगे, जो कि उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले में काफ़ी एक किसी और OIC के मुल्क ने इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया। ये और बात है कि हमें उसकी शायद मुज़मरात से नबरदाज़मा होना पड़ेगा, जो कि इकनॉमिक साइड पर हमारे लिए कोई थोड़ी सी दुश्वारी बड़े मुल्क पैदा करने की। ठीक है जमील साहब, साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।